कहते हैं कि दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन हर कीमत किसी प्राइस टैग पर नहीं लिखी होती। बिल्कुल। आज हम इसी के बारे में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। सफलता और जबरदस्त रिटर्न की उस छुपी हुई कीमत के बारे में, जिसे हम अक्सर या तो देख नहीं पाते या फिर चुकाना नहीं चाहते। हाँ, और आज का हमारा मकसद यही समझना है कि निवेश में जो शानदार मुनाफा दिखता है उसकी भी एक कीमत होती है। और वो कीमत डॉलर या रुपए में नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कीमत है डर, अनिश्चितता और बाजार का उतार चढ़ाव। और हम ये भी देखेंगे कि इस कीमत को चुकाने से बचने की कोशिश हमें अक्सर और भी महंगी क्यों पड़ जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से। एक ऐसी कंपनी जो कभी दुनिया की सबसे सबसे कामयाब कंपनी मानी जाती थी, जनरल इलेक्ट्रिक, जीई। बिल्कुल। 2004 में जीई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। मतलब एक दशक से ज्यादा समय तक वो टॉप पर रही। कॉर्पोरेट जगत का एक चमकता सितारा। हाँ, जिसे हर कोई फॉलो करना चाहता था। लेकिन फिर सब कुछ बिखरने लगा। 2008 का वित्तीय संकट आया और जीई की तो जैसे नींव ही हिल गई। उनकी जो फाइनेंसिंग डिवीजन थी, जो कंपनी के आधे से ज्यादा मुनाफे के लिए जिम्मेदार थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और हालत ये हो गई कि 2007 में जो स्टॉक $40 का था, वो 2018 तक गिरकर सिर्फ $7 पर आ गया। और सारा का सारा दोष उस समय के सीईओ जेफ इमल्ट पर डाल दिया गया। मीडिया ने, निवेशकों ने, सबने उन्हें विलेन बना दिया। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ? इमल्ट ने बाद में अपनी आलोचना के जवाब में एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जब आप कोई काम खुद नहीं कर रहे होते तो वो हमेशा आसान ही लगता है। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब बाहर से बैठ के सलाह देना या किसी को जज करना बहुत आसान है। हाँ। लेकिन जब कोई उस कुर्सी पर बैठा होता है तो उसे उन हजारों छिपी हुई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो किसी को दिखाई नहीं देती। जैसे निवेशकों का दबाव, सरकारी नियम, यूनियन की मांगें, कंपनी की अंदरूनी राजनीति। ये सब वो अदृश्य कीमत है जो एक सीईओ को चुकानी पड़ती है। हाँ, ये तो हर जगह होता है ना? क्रिकेट में भी स्टेडियम में बैठा हर दर्शक बताता है कि बैट्समैन को कौन सा शॉट खेलना चाहिए था। बिल्कुल। असल में ज्यादातर काम करने में ज्यादा मुश्किल होते हैं, बजाय उनके बारे में सिर्फ सोचने या बात करने के। हम अक्सर सफलता की इस असली कीमत को पहचान नहीं पाते और इसीलिए उसे चुकाने के लिए भी तैयार नहीं होते। और ये जो बात है ना कि बाहर से सब आसान लगता है, यही बात निवेश पर 100% लागू होती है। अच्छा, कैसे? मतलब निवेश तो आसान लगना चाहिए, आंकड़े तो यही कहते हैं। जैसे S&P 500 ने पिछले 50 सालों में 119 गुना रिटर्न दिया है। हाँ, 119 गुना। ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय है। सुनने में तो यही लगता है कि बस पैसा लगाओ और भूल जाओ। सुनने में यही लगता है, पर ये वो कहानी है जो बाहर से दिखती है। अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। वो 119 गुना रिटर्न मुफ्त में नहीं मिला। उसकी एक कीमत चुकाई गई है, और वो कीमत डॉलर या रुपए नहीं है। वो कीमत है अस्थिरता, डर, शक, अनिश्चितता और पछतावा। ये सब बाजार में अच्छे रिटर्न पाने का एडमिशन शुल्क है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर सबको पता है कि लंबे समय में बाजार ऊपर ही जाता है, तो लोग घबराकर बेचते क्यों हैं? असली मुश्किल कहाँ आती है? असली मुश्किल उस शुल्क को चुकाने में आती है। जब बाजार 30%, 40% या 50% गिरता है, जब हर तरफ खबरें आती हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, जब अपना पैसा हर दिन कम हो रहा होता है। हाँ, उस डर और अनिश्चितता के माहौल में टिके रहना ही असली कीमत है। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए किसी को $30,000 की एक नई चमचमाती कार खरीदनी है। ठीक है। तो उसके पास मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला, $30,000 चुका दें। दूसरा, कोई सस्ती पुरानी कार ढूंढ लें। या तीसरा, उसे चुरा लें। हाँ, तो ज्यादातर लोग चोरी नहीं करते क्योंकि उन्हें इसका अंजाम पता है। सही बात है, लेकिन निवेश में लोग अक्सर यही करने की कोशिश करते हैं। वो शानदार रिटर्न यानी वो नई कार तो चाहते हैं, लेकिन वे उसकी कीमत यानी बाजार का उतार चढ़ाव नहीं चुकाना चाहते। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि बाजार में तेजी आने से ठीक पहले खरीदें और मंदी आने से ठीक पहले बेच दें, जो कि एक तरह से उस रिटर्न को चुराने की कोशिश करने जैसा ही है। और जैसे कार चोरी का अंजाम बुरा होता है, वैसे इस कोशिश का अंजाम भी अक्सर बुरा ही होता है।
चलिए कुछ और जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। नेटफ्लिक्स 2002 से 2018 के बीच नेटफ्लिक्स के स्टॉक ने 35,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया। 35,000%। हाँ, मतलब अगर किसी ने शुरू में 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो 3.5 करोड़ बन जाते। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ है वो छिपी हुई कीमत। इस पूरे समय के दौरान 94% दिन ऐसे थे जब नेटफ्लिक्स का स्टॉक अपने पिछले उच्चतम स्तर से नीचे कारोबार कर रहा था। एक मिनट, 94%? हाँ, 94%। मतलब अगर किसी ने स्टॉक को खरीदा होता तो उसे लगभग हर दिन ऐसा लगता है कि उसने गलत समय पर पैसा लगाया है। यही तो मनोविज्ञान है। ये सोचना ही कमाल है कि जिस स्टॉक ने लोगों को करोड़पति बनाया, वो अपने ज्यादातर समय में तकनीकी रूप से हार रहा था। ये किसी भी निवेशक के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए काफी है। और एक और उदाहरण है, मॉन्स्टर बेवरेज। उसका रिटर्न तो और भी चौंकाने वाला है, 3,19,000%। लेकिन 95% समय ये स्टॉक अपने शिखर से नीचे था। बाप रे, ये तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी उन निवेशकों की जो टिके रहे। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि बड़े रिटर्न के साथ कितनी ज्यादा अस्थिरता जुड़ी होती है। हाँ, और ये वही कीमत है जिसे चुकाना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस कीमत से बचना चाहते हैं। वो एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जहां रिटर्न तो मिले पर ये उतार चढ़ाव न झेलना पड़े। तो क्या ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जो ये करने का दावा करते हैं, जो रिटर्न तो चाहते हैं लेकिन ये रोलर कोस्टर राइड नहीं? बिल्कुल है, और इसी के लिए एक पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है। हमारे स्रोत में मॉर्निंगस्टार की एक बहुत दिलचस्प स्टडी का जिक्र है। उन्होंने टैक्टिकल म्यूचुअल फंड्स के प्रदर्शन को देखा। टैक्टिकल म्यूचुअल फंड्स? हाँ, इन फंड्स का काम ही यही होता है, बाजार के उतार चढ़ाव से निवेशकों को बचाना। वे दावा करते हैं कि वे बाजार गिरने पर आपका पैसा बचा लेंगे और चढ़ने पर आपको फायदा दिलाएंगे। मतलब ये तो सबसे अच्छा विकल्प हुआ, बिना कीमत चुकाए इनाम। उस स्टडी ने 2010-2011 के बहुत अस्थिर दौर पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, जब बाजार में एक और मंदी का डर था। तो मतलब इन फंड्स के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का ये सबसे सुनहरा मौका था। बिल्कुल, लेकिन नतीजा क्या निकला? उस स्टडी में शामिल 112 में से सिर्फ 9 फंड्स ही एक साधारण 60-40 स्टॉक बॉन्ड फंड से बेहतर प्रदर्शन कर पाए। ये सिर्फ 9 112 में से? ये 60-40 फंड क्या होता है? ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड मिला-जुला पोर्टफोलियो होता है। 60% पैसा स्टॉक्स में और 40% सुरक्षित बॉन्ड्स में। इसे एक तरह से बाजार का बेसिक बेंचमार्क माना जाता है। तो इन फैंसी टैक्टिकल फंड्स में से ज्यादातर अपने बेसिक बेंचमार्क को भी नहीं हरा पाए। नहीं हरा पाए। वो निवेशकों को बाजार की गिरावट से बचाने में पूरी तरह नाकाम रहे। और विडंबना देखिए, कीमत चुकाने से बचने की कोशिश में निवेशक अक्सर दोगुनी कीमत चुका देते हैं। हाँ, एक तो उन्हें कम रिटर्न मिला और दूसरा उन्होंने इन फंड्स को मैनेज करने के लिए ज्यादा फीस भी दी। वे अस्थिरता से बचने की कोशिश में उस रिटर्न से भी हाथ धो बैठे जो उन्हें आसानी से मिल सकता था। तो ये जो बनावटी स्थिरता बनाने की कोशिश है, क्या ये कंपनियों के अंदर भी होता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें वापस जीई की कहानी पर ले जाता है, लेकिन इस बार जेफ इमेल्ट से पहले के सीईओ जैक वेल्च के दौर में। जैक वेल्च, वो तो एक लेजेंड माने जाते थे। और उनकी प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण ये था कि उनकी कंपनी हर तिमाही बिना किसी चूक के वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से बेहतर नतीजे देती थी। हर बार। ये तो लगभग असंभव लगता है। बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते ही हैं। वे ऐसा करते कैसे थे? यहीं पर वो बनावटी स्थिरता का खेल आता है। स्रोत बताते हैं कि वे कंपनी के अकाउंट्स में हेरफेर करते थे। इसे अर्निंग स्मूथिंग कहते हैं। अच्छा। अगर किसी तिमाही में कमाई कम हो रही है तो वे जीई की किसी और डिवीजन से, जैसे कि उनके फाइनेंस डिवीजन से पैसा निकालकर उसे बराबर कर देते थे। मतलब ये एक तरह का जादू था जो निवेशकों को बहुत पसंद आ रहा था। बिल्कुल, उन्हें बिना किसी उतार चढ़ाव के लगातार अच्छे रिटर्न मिल रहे थे। एक ऐसा स्टॉक जो हमेशा ऊपर जाता था। उन्होंने अस्थिरता की कीमत चुकाए बिना रिटर्न का मजा लिया उस समय के लिए। लेकिन जैसा हमने कहा, बिल तो चुकाना ही था। वेल्च के दौर की ये अकाउंटिंग तरकीबें एक टाइम बॉम्ब की तरह थीं। जो स्थिरता उन्होंने बनाई थी वो नकली थी और उसकी कीमत बहुत बड़ी थी, जो बाद के सीईओ और निवेशकों को चुकानी पड़ी। तो ये सब सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि जो लोग कार, घर और छुट्टियों के लिए खुशी-खुशी कीमत चुकाते हैं, वो निवेश के रिटर्न की कीमत चुकाने से इतना क्यों कतराते हैं? इसका जवाब बहुत सरल और मनोवैज्ञानिक है। निवेश की कीमत यानी बाजार का उतार चढ़ाव किसी प्राइस टैग की तरह साफ-साफ दिखाई नहीं देती। जब आप कार खरीदते हैं तो आप $30,000 देते हैं और आपको कार मिल जाती है, लेन देन खत्म।
लेकिन निवेश में जब बाजार गिरता है और आपका पैसा कम होता है तो ये कुछ अच्छा पाने के लिए चुकाए गए शुल्क यानी फी जैसा महसूस नहीं होता। बिल्कुल, ये कुछ गलत करने पर मिली सजा यानी फाइन जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपको किसी गलती के लिए दंडित किया जा रहा है। और यहीं पर सारा मनोविज्ञान छिपा है। लोग शुल्क चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सजा से बचना चाहते हैं। एकदम सही। जब कोई बाजार की गिरावट को सजा के तौर पर देखता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है भविष्य में ऐसी सजा से बचने के लिए कोई कदम उठाना। और यही कदम अक्सर गलत होता है, जैसे घबराकर अपने सारे निवेश बेच देना। लेकिन अगर हम बाजार के उतार चढ़ाव को एक शुल्क की तरह देखें तो हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। बिल्कुल, स्रोत में डिज्नीलैंड का उदाहरण है। मान लीजिए डिज्नीलैंड का टिकट $100 का है। ये एक शुल्क है, हाँ, जिसके बदले में आपको एक शानदार और यादगार अनुभव, राइड्स और मनोरंजन मिलता है। कोई भी गेट पर $100 देते हुए ये नहीं सोचता कि एक सजा है। लोग खुशी खुशी ये शुल्क चुकाते हैं। और निवेश में भी ठीक ऐसा ही है। अस्थिरता और अनिश्चितता कैश और बॉन्ड्स जैसे कम जोखिम वाले विकल्पों से बेहतर रिटर्न पाने के लिए दिया जाने वाला एडमिशन शुल्क है। आप इस शुल्क को चुकाने से मना कर सकते हैं। आप कम शुल्क देकर लोकल मेले में जा सकते हैं या घर पर मुफ्त में रह सकते हैं। आपको उतना ही मिलेगा जितनी आप कीमत चुकाएंगे। बिल्कुल, ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा अस्थिरता का शुल्क चुकाना पड़ेगा। और इस मानसिकता को अपनाना ही लंबे समय तक बाजार में टिके रहने की कुंजी है। जब आप बाजार की गिरावट को एक शुल्क के रूप में देखते हैं तो आप घबराते नहीं हैं। आप समझते हैं कि ये उस बड़े इनाम का हिस्सा है जो शायद भविष्य में मिलेगा। हाँ, तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है, बाजार में रिटर्न कभी भी मुफ्त नहीं होते। उनकी एक कीमत होती है और वो कीमत है अस्थिरता, डर और अनिश्चितता। और इस कीमत से बचने की कोशिश करने के बजाय इसे एक जरूरी शुल्क के रूप में स्वीकार करना ही समझदारी है। हाँ, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा फायदा ही होगा, है ना? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी डिज्नीलैंड में भी बारिश हो सकती है और आपका दिन खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप एडमिशन शुल्क को सजा मानकर गेट पर ही रुक जाएंगे, तो आप अंदर के जादू का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। बाजार में टिके रहने के लिए यह समझना जरूरी है कि अस्थिरता कोई बग नहीं है, ये सिस्टम का एक फीचर है। ये वो शुल्क है जो आपको चुकाना ही पड़ेगा। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर ज्यादा रिटर्न के लिए अस्थिरता एक एडमिशन शुल्क है, तो जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे कि करियर में तरक्की, कोई नया कौशल सीखने या फिर रिश्तों को मजबूत बनाने में ऐसे कौन से अनदेखे एडमिशन शुल्क हो सकते हैं और क्या हम उन्हें चुकाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं?